इंडक्शन एंड कूलम्स लॉ। सी आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर कि इंडक्शन का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मान लो आपके पास दो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स है। सो वी हैव टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनकी साइज से काफी ज्यादा है। मान लो ये इनके सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, ये मैंने दोनों के सेंटर्स की मार्किंग कर दी, C1 एंड C2। ठीक है, ये पहले का सेंटर हो गया C1 और ये दूसरे का सेंटर हो गया C2 एंड से द डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज व्हाट, R। ठीक है, एंड से बोथ आर ऑफ सेम साइन। और क्योंकि इनके बीच का ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, अभी ये कैसे रखे गए, एट लार्ज सेपरेशन। इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो इनमें इंडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो द चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और आप अगर इनके बीच की इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे तो दे कैन बी ट्रीटेड लाइक पार्टिकल्स और पॉइंट चार्जेस एट देयर ज्योमेट्रिक सेंटर। यहाँ आप इन्हें पॉइंट चार्जेस मान सकते हो, कहाँ पे, ज्योमेट्रिक सेंटर पे। तो मान लो इस पे चार्ज Q1 है और इस पे Q2 है, तो यू कैन रिप्लेस इट विद अ मॉडल समथिंग लाइक दिस ना। आप एक मॉडल बना सकते हो कि ये दो पॉइंट चार्जेस हो गए एंड द डिस्टेंस इज R। ठीक है, तो इनके बीच में अगर आप कूलम्स लॉ लगाओगे तो जो कूलम फोर्स आएगी वो आएगी 1/4πε0 मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये सुनो, ठीक है ना, ये इनके बीच की कूलम्स फोर्स आ गई। ठीक है, यहां आपने इंडक्शन को अकाउंट में नहीं लिया है, क्लियर है ना। यहां हमने इंडक्शन को अकाउंट में नहीं लिया है क्योंकि आप मान रहे हो दोनों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, दोनों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। सो फोर्स इज 1/4πε0 मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब मान लो आप इन्हें थोड़ा पास ले आते हो, दे आर हेल्ड क्लोज बाई। ठीक है, से नो दे आर हेल्ड क्लोज बाई। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस काफी कम हो गया। तो देखो, जब आप इन्हें पास में लाओगे तो इंडक्शन भी डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, जब आप इन्हें पास में लाओगे तो इंडक्शन भी डोमिनेंट हो जाएगा। और अब मान लीजिए जो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस था वो आ रहा है। पहले भी आ रहा था सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस और अभी भी आ रहा है, बट अब पहले आपने इंडक्शन को अकाउंट में नहीं लिया था। नाउ यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट इंडक्शन। ठीक है, तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस आपने आर ले लिया। अब देखो, ड्यू टू इंडक्शन जो लाइक चार्जेस है, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज थे, वो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे फार पॉइंट्स पे जो दूसरे साइड एंड है उधर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी ना। इस तरीके से इधर आपकी चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा था तो ये इंडक्शन का इफेक्ट नहीं हो रहा था। देखो, चार्ज वॉज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो गई तो अब देखिए, जो अब आप इन्हें पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते हो क्योंकि चार्ज की डेंसिटी इसमें राइट साइड शिफ्ट हो गई, इस पे लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई। तो अब जो चार्ज के सेंटर होंगे, जहां पे आप मान सकते हो कि पूरा चार्ज लोकेटेड है, वो C2 से राइट साइड चला जाएगा ना। मान लो ये P2 पे हो गया और यहाँ वाला जो चार्ज का सेंटर होगा वो C1 से लेफ्ट साइड आ जाएगा, से P1 हो गया। तो अब देखिए, जो चार्ज के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस है उसको मैं R इफेक्टिव लिख रहा हूँ और जो सेंटर टू सेंटर ज्योमेट्रिक सेंटर के बीच का डिस्टेंस है उसको मैं R लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो कैन यू सी इन दिस केस R इफेक्टिव इज ग्रेटर देन R। आप देख रहे हो जो R इफेक्टिव है वो R से ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 1/R इफेक्टिव इज लेस देन 1/R। तो 1/R इफेक्टिव स्क्वायर विल बी लेस देन 1/R स्क्वायर। अब अगर आप सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R इफेक्टिव का स्क्वायर विल बी लेस देन 1/4πε0 Q1 Q2
बाई आर स्क्वायर। नाउ दिस इज व्हाट द एक्चुअल फोर्स जब आपने इंडक्शन को अकाउंट में लिया है। नाउ दिस इज द एक्चुअल फोर्स एंड दिस इज व्हाट द फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फॉर पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन यू आर टेकिंग इंडक्शन इनटू अकाउंट द एक्चुअल फोर्स इज लेस देन द फोर्स गिवन बाय कूलम्स लॉ। कैन यू सी द डिफरेंस? अब जो आपकी एक्चुअल फोर्स आ रही है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से कम आ रही है। व्हाई? बिकॉज इंडक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, और अगर इनको आप बहुत दूर रखते तब इंडक्शन, तब ये वाला केस हो जाता, तब इंडक्शन अकाउंट में नहीं लिया जाता, तो जो एक्चुअल फोर्स थी वो वही आती जो कूलम फोर्स आती ना। जो एक्चुअल फोर्स थी वो वही आती जो कूलम फोर्स आती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने देखा इंडक्शन की वजह से जो आपकी एक्चुअल फोर्स है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से कम हो गई। ठीक, अब इसी तरह अगर आप सेकंड केस ले लीजिए, मान लीजिए दोनों स्फीयर पे चार्ज ऑपोजिट है, ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, अगर आप सेकंड केस सपोज ले लेते हो द चार्जेस आर ऑपोजिट इन नेचर। ठीक, अब मान लो चार्जेस ऑपोजिट है एंड द सेम थिंग आपने इन्हें काफी क्लोज रख दिया है कि इंडक्शन विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो इधर का पॉजिटिव जो होगा उसको नेगेटिव वाला अपनी तरफ पुल करेगा, तो पॉजिटिव की डेंसिटी इधर ज्यादा हो जाएगी और नेगेटिव की डेंसिटी इधर ज्यादा हो जाएगी। मान लो ये इनके ज्योमेट्रिक सेंटर है और ज्योमेट्रिक सेंटर से जो बीच का डिस्टेंस है वो आप कितना लिख रहे हो? R। ठीक, अब देखो जो चार्ज के सेंटर है वो पास में आ जाएंगे, देख रहे हो आप, क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव डेंसिटी इधर हो गई, तो इफेक्टिव चार्ज वाले जो सेंटर है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिक सेंटर। तो ये वाला सेंटर C1 के राइट आ गया और नेगेटिव का सेंटर C2 के लेफ्ट आ गया, और ये जो चार्ज सेंटर के बीच का डिस्टेंस है उसको हम इफेक्टिव डिस्टेंस लिख दे रहे हैं R इफेक्टिव। तो इस केस में आप देख सकते हो व्हेन द चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर R इफेक्टिव इज लेस देन R। अब अगर R इफेक्टिव इज लेस देन R है तो यू कैन से, वो मैं पूरा डिटेल स्टेप फिर से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर R कम है तो 1/R स्क्वायर वाली क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R इफेक्टिव का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस फोर्स? दिस इज द एक्चुअल फोर्स। तो इस केस में जो आपकी एक्चुअल फोर्स आ रही है वो ग्रेटर देन आ रही है कितने से? द फोर्स दैट विल बी कमिंग फ्रॉम कूलम्स लॉ। अगर आप उन्हें क्या मानते हैं? पॉइंट चार्ज मानते हैं, कहाँ पे? सेंटर पे। ठीक, तो ये आपने दो केसेस देखे। अब अगर हम इससे फिंगर टिप पे सम अप करने के लिए याद रखें, अगर हम फिंगर टिप पे सम अप कर ले कि प्रॉब्लम्स में, एप्लीकेशन में, तो अगर दो चार्ज स्फीयर है और इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, ठीक, और इनका सेंटर से सेंटर, क्या सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज R। तो आपने दो केसेस देखे, इफ दे आर हेल्ड क्लोज, इफ, अगर प्रॉब्लम ने ये कह दिया इफ दे आर हेल्ड क्लोज, अगर ये फार ऑफ है तब तो आपको इंडक्शन को अकाउंट में लेना ही नहीं है। इफ दे आर केप्ट फार ऑफ तो इनके बीच की इलेक्ट्रिक फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है ना, जो आप करते हो यूजुअल केसेस में, जो हम यूजुअली करते हैं कि हम इन्हें पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, कहाँ पे? ज्योमेट्रिक सेंटर पे। अब आज हमने देखा इफ दे आर क्लोज तो दो केस बनेंगे। पहला केस है इफ दे आर ऑफ सेम साइन ना, अगर इनके बीच की साइन सेम है, यानी बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो जो इनके बीच की एक्चुअल फोर्स है, क्योंकि R इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो फोर्स कम हो जाएगी, तो जो इनके बीच की फोर्स आएगी वो लेस देन आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मॉड बाई R स्क्वायर। राइट, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी वो इस वैल्यू से कम आएगी। ठीक, और सेकंड केस आपने देखा इफ देयर ऑफ ऑपोजिट साइन, यानी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है,
तो जो इनके बीच की एक्चुअल फोर्स आएगी वो ग्रेटर आएगी किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि अब इफेक्टिव डिस्टेंस चार्जेस के बीच का कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से बढ़ जाएगी। यहां याद रखना आर क्या डिनोट कर रहा है, आर इज डिनोटिंग द डिस्टेंस बिटवीन ज्योमेट्रिक सेंटर्स, किसके बीच का, ज्योमेट्रिक सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस डिनोट कर रहा है। तो इन दिस लेक्चर वी हैव सीन हाउ इंडक्शन अफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, अगर आप इंडक्शन को अकाउंट में नहीं लेते हो तो फोर्स वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। गॉट इट? दैट वाज द टॉपिक, इंडक्शन एंड Coulomb's law.